आपके साथ नवजोत रंधावा आपको दिखाएंगे सबसे पहले तस्वीरें किस तरीके से कल बंगाल में चौथे चरण का चुनाव होना है, लेकिन इसके बाद पांचवें चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जेपी नड्डा अपना रोड शो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भवानीपुर में घर घर जाकर अमित शाह वोट मांग रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। भवानीपुर वो सीट जहां से ममता बनर्जी जीत के आई है, लेकिन इस बार उन्होंने भवानीपुर से न लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार हर मंच से ये कहती आई कि ये उनका अपना गढ़ है, ये उनका अपना इलाका है, इसलिए ये सुरक्षित सीट है। बहरहाल ये तस्वीरें भवानीपुर की गलियों में अमित शाह की वो तस्वीर जहां पर घर घर जाकर वो वोट मांग रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा का भी रोड शो चल रहा है। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजारहाट में जेपी नड्डा हैं, रोड शो कर रहे हैं, और भवानीपुर में अमित शाह की ये तस्वीरें, घर घर जाकर वोट मांगने की ये तस्वीरें, और दूसरी तरफ राजारहाट में जेपी नड्डा। पांचवें चरण का मतदान जिसके लिए प्रचार चल रहा है, लेकिन इस बीच चौथे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, क्योंकि कल वोट डाले जाने हैं। चौथे चरण के लिए 44 सीटें हैं और 5 जिले जिसमें कल वोटिंग होनी है। इसके अलावा हावड़ा की 9 सीटें हैं, दक्षिण 24 परगना की 11 हैं, हुगली की 10 हैं, अलीपुरद्वार की 5 हैं, कूच बिहार की 9 सीटें जिस पर कल मतदान होगा। लेकिन इस बीच ये वो तस्वीर भी देखिए भवानीपुर की, जहां पर 5वें दौर के मतदान की तैयारी में अमित शाह, जो कि घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, वो तस्वीरें। पीछे वाला रास्ता गिरेगा। विक्ट्री साइन दिखाते हुए अमित शाह जनता के बीच, लोगों के बीच। प्रेमा राजारामन मेरे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रेमा, भवानीपुर में जहां पर ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं। प्रेमा, हम लोग जी जी प्रेमा, हाँ हेलो। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे इस बस्ती में आए थे और लोगों से उन्होंने बातचीत की, और यहाँ पे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए आए थे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भवानीपुर इलाके में काफी लोग बाहर खड़े हैं, वो गृह मंत्री को देखना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि वो उनका क्या कहना है। वो लोगों से जुड़ने की कोशिश में थे कि लोगों का क्या कहना है और लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं। आए हम लोगों से बात करें। अगर আপনি যদি বলতে পারেন যে এখানে গৃহমন্ত্রী এসেছিলেন, আপনার সাথে কথা বললেন না ওনার সাথে, ওদের সাথে কথা বলেন, আপনার কি মনে হলো যখন উনি এখানে এসেছেন? ভালো লেগেছে আমাদের এসেছে, তো এমনি অন্য নেতারা আসে না, তাও আমাদের ভাগ্য এমনি নেতা এসছে, আমাদের খুব পুণ্য হলো এলো। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বস্তি বাড়িতে উনি ঢুকেছেন, আর তো কেউ ঢুকিনি বস্তি বাড়িতে, ওনাকে ভালো লাগলো, ঢুকে দেখে গেল, আমাদের খুব আনন্দ হলো। तो ये महिला कह रही है कि उसको बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आए थे और लोगों से उन्होंने बात की, क्योंकि वो यहाँ पे आते नहीं और उनको मौका नहीं मिलता है उनसे उनको देखने के लिए, और इस बार वो यहाँ पे आए थे तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम और लोगों से बात करेंगे। आपने गृह मंत्री के देख लें, আপনার কি মনে হলো, আপনার কেমন লেগেছে? ভালো ভালো। আর আপনার কেমন লেগেছে? ভালোই লেগেছে, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने उनको देखा, यहाँ पे आप बहुत देर से खड़ी थी, आपको कैसे लगा कि गृह मंत्री यहाँ पे आके आप लोगों से? बहुत अच्छा लगा, अभी तो हम लोग देखे नहीं थे, पहला बार देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे लोगों को मौका मिला गृह मंत्री को देखने के लिए, और यहाँ पे लोगों ने उनके बारे में काफी सुना था, लेकिन इस बार लोग काफी खुश है कि वो उनके इलाके में आके लोगों से उन्होंने बात की। डोर टू डोर कैंपेन, और बिल्कुल वो तस्वीरें प्रेमा हम देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रेमा राजारामन मेरे से कोई जानकारी दे रही थी।
बीते करीब एक महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में तूफानी दौरे कर रहे हैं। उनके तेज तर्रार चुनावी भाषणों और ममता सरकार पर आरोपों के बीच एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है और ये तस्वीर सोनारपुर की है, जहां पर एक मुस्लिम युवक रैली के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। ये शख्स कोलकाता के रहने वाले जुल्फिकार अली हैं। जुल्फिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर सियासत में काफी चटकारे लिए जा रहे हैं। नेता इस तस्वीर पर अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। तो तस्वीर पर सियासत देखिए किस तरीके से हो रही है तकरार। ओवैसी ने, जुल्फिकार ने कहा मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये ओवैसी ने अपनी तरफ से इसको इंटरप्रेट किया और वहीं पर अमित शाह ने कहा कि ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा ले अगर उनको इस तरह की आपत्ति है। तो जुल्फिकार ने कहा कि मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। ओवैसी की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आज अमित शाह ने इसी को लेकर जवाब दिया, क्योंकि जिस तरीके से अज़ुद्दीन ओवैसी ने इस तस्वीर को लेकर तंज कसा था। तो आईएमएम चीफ अज़ुद्दीन ओवैसी इस तस्वीर को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार तंज कस रहे हैं। तो आज कोलकाता में अमित शाह ने ओवैसी पर पलटवार भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तुम बोले तुम सुनोगे तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता। मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। तो वायरल हो रही तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहा युवा कोलकाता के रहने वाले जुल्फिकार अली हैं। जुल्फिकार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने। पहले तो आपसे कहेंगे कि आप वो पिक्चर दिखाइए, आजकल सोशल मीडिया पे हेवीली ट्रेंड कर रहा है, एक बार दिखाइए। बस मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूं। आज तक को आपके पूरी टीम को धन्यवाद, क्योंकि जाहिर सी बात आप यहाँ पर जब खोज कर आएंगे तो आपको भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि कोई मुस्लिम लड़का यहाँ रह सकता है और बीजेपी से रिलेटेड। आई थिंक आप सोचते होंगे या तो वो हिंदू होगा या तो वो गार्डन डिश में नहीं रहता होगा, दो ही मकसद होगा। बट आज तक का ये एक समय हमेशा से एम्बिशन रहा कि वो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कब्र से खोद के सच्चाई निकालना। वो झूठ है, सच है। और सच बात है कि वो पिक्चर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस पिक्चर वाला, अब दिखाइए कैमरा में हमारे दर्शकों को, ये आप ही हैं और आपका नाम है जुल्फिकार अली। अच्छा, और दो तीन चीज आपको मैं दिखा दूं, शायद आपके लिए आसानी हो। एक सेकंड, ये कोई स्कल कैप है। अच्छा। जो मैं पहनकर हूँ। मैं आपको नाटक करने के लिए कभी मैं पहनकर नहीं, पर 1 घंटे बाद 12 बजे के बाद हम लोगों का नमाज होगा, लेकर निकला हूँ। उस दिन भी सैटरडे था और स्कल कैप मैं ऐसे बेसिकली पहनता नहीं हूँ। हर वक्त मैं ओवैसी जी हूँ नहीं, हर वक्त 5 टाइम का नमाजी हूँ नहीं, जो अपने धर्म का किसी तरह गलत प्रचार करूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं किसी से। पर 6 जन थे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी के सीआरपीएफ वाले बयान पर अमित शाह ने आज पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में लोगों से सीआरपीएफ जवानों का घेराव करने के लिए कहा था। অনেক সেন্ট্রাল ফোর্স এসছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে তো আমি তো রেসপেক্ট করি, কিন্তু আমি ওই কমান্ডারদের রেসপেক্ট করি না যিনি বিজেপির হয়ে গিয়ে এলাকায় মা বোনদের পেটান, ভয় দেখান আর গিয়ে বলে ভোট দেনে মাপ যাও। একটাও শুনবেন না, কিছু বললে চুপচাপ থাকবেন, পরের দিন সব লাইন বেঁধে ভোটটা দেবেন, একটা ভোটও নষ্ট করবেন না। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में
मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। और अब बात कोरोना की कर लेंगे। देश पर कोरोना का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से खतरा बेहिसाब है। लगातार रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों से आ रही हैं। देश के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, लखनऊ हो, हर जगह पर देखिए हाल बेहाल मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सख्ती की जा रही है, बावजूद इसके वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। तो देश के तमाम महानगरों में कोरोना की मार बुरी तरह से है और दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल, लखनऊ, हर जगह पर संक्रमण और रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर छोटे शहरों की बात करें तो वहां पर भी हाल इसी तरह का है। दूसरी लहर से छोटे और मझोले शहर सबसे ज्यादा असर वहां पर देखा जा रहा है और तेजी से मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि कई जगह पर मिनी लॉकडाउन तक लगा पड़ा है, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। तो देश में करीब कोरोना के मरीज अगर देखा जाए 1 लाख के पार 1,31,000 का आंकड़ा है, लेकिन आधा आंकड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का है। तो वायरस की तगड़ी मार झेलने को मिल रही है महाराष्ट्र में। लगातार केसेस बढ़ते वहां पर जा रहे हैं। किस तरह के हालात हैं देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी, बिहार और देश के बाकी हिस्सों से रोजगार की तलाश में यहां आने वाले लोग वापस घर जाने को बेकरार हैं। पिछले साल की तरह ये तस्वीरें दिल बैठा देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया 360 डिग्री पर घूमकर फिर से 1 साल पहले वाली हालत में लौट आई है। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। मैं वापस गांव जाना चाहता हूं। अगर गांव इसीलिए जाना चाहता हूं सर, कल को फिर ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए। हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर, खाने के लिए मरता हूं, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं होता। हाँ, बस कमाता हूं तो खाता हूं, बस उसके सिवा हम लोग के पास कुछ नहीं है सर। इन तस्वीरों के पीछे की वजह महाराष्ट्र में बेतहाशा बढ़ते कोरोना के ये आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,286 नए केस सामने आए। 376 मरीजों की मौत हो गई। नागपुर में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस आए, 73 की मौत हो गई। पुणे में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस आए, 70 की मौत हो गई। मुंबई में 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस आए, 23 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। कई शहरों में आंशिक पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं, जिसके चलते पहले से कमजोर पड़े उद्योग धंधों की हालत और भी खस्ता होने लगी है और इनसे जुड़े लाखों लोगों को चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। मुंबई से विद्या और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये हाल है महाराष्ट्र का, लेकिन दिल्ली भी दूर नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के रास्ते पर दिल्ली भी चल रही है। जरा देखिए तस्वीरें। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस बारी डेथ बहुत कम है। मतलब ये लगता है कि जो इस बारी चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, पर सीवियरिटी कम है और डेथ भी बहुत कम है। दिल्ली सरकार दावा करती रही, भरोसा दिलाती रही कि दिल्ली सुरक्षित रहेगी, दिल्ली वालों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में कोरोना ने दोबारा घुसपैठ कर ली है। पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली में मरीजों का ये आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार 3 अप्रैल 3,567 मरीज, 4 अप्रैल 4,033 मरीज, 5 अप्रैल 3,548 मरीज, 6 अप्रैल 5,100 मरीज, 7 अप्रैल 5,506 मरीज, 8 अप्रैल 7,437 मरीज।
यानी सिर्फ 6 दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका है, लेकिन केस काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे हालात में वैक्सीन को लेकर भी चौंकाने वाली खबर आई है। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए। सभी 37 डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली थी। अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ा है। राजधानी और पड़ोसी राज्यों के बीच रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही कोरोना के हालात में दिल्ली की सबसे बड़ी मुश्किल है। संक्रमण रोकने के लिए किसी भी तरह की पाबंदी लाखों लोगों की जिंदगियों को बेपटरी कर सकती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।